हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर शमी अहमद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जानता हूँ ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। दरअसल मेरे पास भी क्या बताऊँ, बस टाइम मुझे भी नहीं मिल पा रहा और टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है क्योंकि इन सब एग्जाम होने ही वाला है। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर नहीं, प्लीज वन शॉट वीडियो बना दो बीएक्सी का भी, क्योंकि इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉलेज में भी। तो मैंने सोचा है कम से कम कुछ नहीं तो एक एक वन शॉट वीडियो तो डाल ही दिया जाए। तो अभी फर्स्ट यूनिट की पीपीटीज बन गई थी तो उसका वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि कल तक सेकेंड यूनिट की पीपीटी बन जाए और उसका वीडियो भी एटलीस्ट इन सेम से 2-3 दिन पहले तो आ ही जाए, वरना परसों तरसों तक इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो सिलेबस है, ये कंप्लीट सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का अगर देखा जाए तो। इसमें एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक के पार्ट होते हैं तो एन टाइप पी टाइप, करंट्स इन सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड स्पेशल डायोड्स। अगर इसमें से देखा जाए लास्ट ईयर के पेपर्स मैंने देखे, उसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इनमें से आता है यहाँ तक, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी का। और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है पीएन जंक्शन डायोड से, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का भी पूछ लेते हैं कभी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और मतलब ये डायोड हाफ वेव फुल वेव, इन तीनों से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेशल डायोड से आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज वही इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है क्या एक्चुअली? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ब्रांच है साइंस की या इंजीनियरिंग की कह सकते हैं, विच डील्स विद द डिजाइन फैब्रिकेशन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो पता है ना आप लोग को, छोटे छोटे होते हैं, जगह जगह लगे होते हैं। जैसे कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वही है जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, सही है, ये भी एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो वैसे ही बहुत सारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, छोटे छोटे, जो कह सकते हैं कि जो 15 वोल्ट से कम पे काम करते हैं। नॉर्मली जो नोड है वो 5 वोल्ट का होता है, कि ज्यादातर चीजें आजकल 5 वोल्ट के लॉजिक पे चलती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं हमारी जो जिनको 9 वोल्ट चाहिए होता है, 12 वोल्ट चाहिए होता है। जैसे आपका वाईफाई राउटर है, उसके लिए जितना भी ज्यादातर राउटर्स हैं, उनका जो पावर एडेप्टर अगर आप देखेंगे उस पर लिखा होगा तो 9 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो एसी को 12 वोल्ट डीसी में, 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो हमारा डिवाइस जो है राउटर, वो 9 वोल्ट पे चल रहा है, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि 15 वोल्ट तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करते हैं सारे के सारे। उसके ऊपर फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे पास होते हैं, जैसे स्टेबलाइजर है, मोटर है, ओवन वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज, ये इज होगा सॉरी, एज लिखा हुआ, इज अ साइंस ऑफ हाउ टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक एनर्जी एनर्जी इन विच द इलेक्ट्रॉन हैव अ फंडामेंटल रोल, मेन चीज। फिर 1983 में थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है वो डिसाइड किया था कि इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम वन मेटल कंडक्टर टू अनदर थ्रू वैक्यूम। कि मतलब अगर वैक्यूम हो, कोई हवा वगैरह नहीं है, तो एक इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं या उसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, तो वो अपने आप उधर से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन है, वहां चला जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड समझते हैं ना, इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पॉजिटिव तक पहुंच जाएगा अगर बीच में हवा नहीं है तो, अगर वैक्यूम है बीच में तो, सही है। तो इसी के बेस पे उन्होंने बनाया था, एक्चुअल में इसी के बेसिस पे उन्होंने बनाया था वैक्यूम डायोड। कुछ इस टाइप का होता था कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट होता था इस टाइप से, और यहाँ से हम इसको गर्म करते थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे उड़ते हुए यहाँ पे एक प्लेट होती थी कलेक्टर वाली, तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन उड़ते हुए इस कलेक्टर प्लेट पे चले जाते थे। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन जो ऑफ करंट सिर्फ ये होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन से सिर्फ मतलब करंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर सकती है, क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है, अगर हम चाहें भी तब भी यहां से इलेक्ट्रॉन हम लोग फ्लो नहीं करा सकते नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये एक एज अ डायोड काम करता था कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती थी, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकती थी, है ना। जैसे ये जो करंट है, करंट से ऊपर से नीचे फ्लो हो सकती है, नीचे से ऊपर करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग डायोड कहते थे। फिर इसी को उन्होंने मॉडिफाई किया, ट्रायोड बना दिया। इससे ट्रायोड क्या होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, डाई से मतलब दो, डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, ट्रायोड में 3 टर्मिनल होते हैं। तो इन्होंने एक प्लेट लगाई यहाँ पर, एक प्लेट लगाई जो कि क्या कह सकते हैं, स्लॉटेड प्लेट थी। इसको दे दिया नेगेटिव पोटेंशियल। अगर इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो यहीं पे रिपेल होकर यहीं पे रुक गए, आगे नहीं जा पाए। लेकिन अगर इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया तो यहाँ से अट्रैक्ट होंगे, और ये क्योंकि प्लेट हमारी स्लॉटेड है तो इसमें से पार होकर के निकल जाएंगे इसके पास। या इसको हमने ग्राउंड भी छोड़ दिया तब भी जो पुराना हमारा जो पुराना फिनोमिना था, इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे ऊपर, वो अपना जाते रहेंगे वैसे ही जैसे बेचारे जा रहे थे। बीच में थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन इनको झेलना पड़ेगा, वो भी प्लेट है, लेकिन प्लेट में छेद भी है, तो वो उसमें से निकल करके अपना ऊपर तक चले जाएंगे। ठीक है,
लेकिन अगर हमने इसको नेगेटिव दिया तो वो एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा बीच में, नेगेटिव फील्ड, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपेल होके नीचे आ जाएंगे और जो है वो फ्लो नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा ट्रायोड बन गया कि हम इस वाले कंट्रोलिंग टर्मिनल से, इस टर्मिनल को हम लोग यूज करके इन दोनों टर्मिनल के बीच का करंट कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायोड होता है कि एक हमारे पास कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है और दो नॉर्मल हमारे टर्मिनल होते हैं। तो एक कंट्रोलिंग टर्मिनल के करंट को या वोल्टेज को कंट्रोल करके हम जो दूसरे दो टर्मिनल है उनके बीच की करंट या वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस जो उन्होंने थर्मस अल्वा एडिसन ने डिस्कवर किया था उसके बेस पे फिर ये दो डिवाइसेस बने थे, डायोड और ट्रायोड। फिर उसके बाद इसी को जो है वो आ, इसकी स्टडी करने के लिए शॉकली और बार्डीन वगैरह ने सब एक्सपेरिमेंट किया था और उनको मिल गया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो उससे बहुत उनको फायदा हो गया फिर, तो हालत ही बदल गई इलेक्ट्रॉनिक्स की। बहरहाल, तो यहाँ पे ये कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सब आपको नाम भी याद रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप ये याद रखिएगा पहले वैक्यूम डायोड हुआ, फिर वैक्यूम ट्रायोड हुआ, फिर उसके बाद जो है वो पेटेंट, खैर इसकी भी कुछ होती है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फिर हुआ, फिर इन्वेंशन ऑफ बीजेटी हुआ, बीजेटी फिर डिस्कवर हुआ, फिर उसके बाद आईसी स्टार्ट हुई। आईसी क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। आईसी का मतलब ये कि जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत बार कि एक मदरबोर्ड होता है, हमारे मदरबोर्ड के मतलब नॉर्मल कोई भी पीसीबी होती है तो उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। अभी तक आपको लैब में भी टीचर्स ने दिखाया भी होगा ना, डिफरेंट कैपेसिटर होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो सब लगे हुए होते हैं अलग अलग, और हम उनको मेजर करते हैं, उसके हम लोग सर्किट बना सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हम लोग सर्किट बनाते थे। तो आईसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि बजाय ये कि हम अलग अलग पार्ट्स को लगाएं, हम एक ही सिलिकॉन चिप में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। एक ही सिलिकॉन की चिप से हम लोग रजिस्टर भी बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, और वो उसी चिप के अंदर हम लोग बना देंगे, अंदर ही अंदर उनके कनेक्शन कर देंगे, तो बाहर से कोई डिवाइस नहीं दिखेगा। बाहर से सिर्फ एक डिवाइस दिखेगा, उस डिवाइस के अंदर बहुत सारे डिवाइस होंगे। इसको हम लोग कहते थे इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब ये कैसे बनेंगे, एक ही मटेरियल से सब चीजें कैसे बन सकती हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स कैसे होते हैं। ठीक है, इस पे आ जाएंगे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड। चलो चल वो बताएंगे अभी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स कैसे होते हैं, कैसे हम लोग अलग अलग चीज से रेजिस्टर भी बना सकते हैं, कैपेसिटर भी बना सकते हैं, वो अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? सोसाइटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, आप देख ही सकते हैं। आप इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए, मतलब मैं तो घिरा ही हुआ हूँ, ऑब्वियस सी बात है। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, लैपटॉप से कंट्रोल कर रहा हूँ, मॉनिटर में देख रहा हूँ, पेन टाइप से लिख रहा हूँ, है ना, और भी बहुत सारी चीजें। तो आप भी, आपके पास वॉच है, मोबाइल है, स्क्रीन हैं, हम सब जो है इस वक्त में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, तो ये सोसाइटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है ना। फिर ऐसी इंडस्ट्री से इंडस्ट्री पूरी पूरी ऑटोमेट हो गई, जो काम पहले लोग करते थे अब वही काम सब जो है मशीनें कर रही हैं। लोग क्या मतलब क्या काम करते थे, आप ये पूछ रहे हैं? जैसे काउंटिंग का काम होता था पहले, कोई भी चीज है उसको काउंट करके रखना, तो अब सब सेंसर्स लगे हुए, उससे काम हो रहा है हमारा, तो ऑटोमेट हो गया। उसके अलावा बड़े बड़े वॉल्व्स होते हैं जिसको पहले आदमी बंद किया करते थे, अब हमने उसमें मोटर लगा दी, यहाँ एक छोटा सा बटन लगा दिया, छोटा सा बटन मतलब वो वाला बटन नहीं कि जो स्विच ऑन ऑफ करने वाला वो बटन की मोटर चलेगी, बल्कि हमने छोटा सा बटन भी छोड़ो, हमने माइक्रो कंट्रोलर ही लगा दिया कि वो अपने आप जब टंकी भर जाएगी अपने आप वाल्व क्लोज कर देगा, गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो वाल्व क्लोज हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा तो नहीं जो है ओपन करके उसको रिलीज कर देगा, और कम होगा तो क्लोज करके फिर उसको वाल्व को प्रेशर को बढ़ाएगा। ठीक है, तो मतलब सारी चीजें ऑटोमेशन आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में कितना ज्यादा हो रहा है ना। तो वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, ताकि वो कंट्रोल हो पा रहा है। उसके अलावा फिर आपने कार्स वगैरह में देखा होगा, ईडीसी मतलब होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ईसीयू होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूनिट, जो पूरी कार के सारे उसको कंट्रोल करता है। अब तो कोई भी कार जो है वो बिना ईसीयू के नहीं बन रही है, क्योंकि सब ऑटोमेटिक है, विंडोज ऑटोमेटिक है, गियर सस्पेंशन ऑटोमेटिक आ रहा है, और स्क्रीन अब तो सब आ रही है, बहुत हाई लेवल की चीजें आ रही है। तो वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री भी ऑटोमेट मतलब इम्पैक्ट हुई है, और हम लोग खुद भी मतलब जो सोसाइटी है वो भी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि जितना भी जो है वो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एंटरटेनमेंट फील्ड है, उसके अलावा सोशल मीडिया है, ये सब किसकी देन है? इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। इलेक्ट्रॉनिक्स ने ऐसे डिवाइस बनाए हम लोगों ने, तभी तो उसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ज्यादा नहीं लिखी। जैसे मेडिकल फील्ड में एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है, और बहुत सारी ईसीजी वगैरह है, वो सब मशीन आ जाती है। कम्युनिकेशन में मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो, ये सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ डिफेंस, डिफेंस में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसमें रडार है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं जिनको यूज किया जाता है डिफेंस के सेक्टर में। ठीक है, इंडस्ट्री में ऑटोमेशन हो गया सारा का सारा। ठीक है, फिर होता है हमारे पास एक्टिव डिवाइसेस और पैसिव डिवाइसेस। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में एज इट इज के राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव और पैसिव में सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ याद है? नहीं याद ओम्स लॉ भी? अरे यार हद हो गई। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड।
current through any component is directly proportional to the voltage applied. V is directly proportional to I. But जब इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटा दें तो उसको हम लोग लगा देते R. तो V is equal to IR हो जाता था हमारे पास, जहां R कांस्टेंट है. R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है, या रेजिस्टेंस ऑफ दैट डिवाइस. तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई होगा, ये सेकंड सेमेस्टर में आप लोग अगर बीएससी पढ़ रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, तो बी आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, है ना. तो उसमें क्या था हमारे पास, V इक्वल्स टू आई आर में अगर रेजिस्टर है तो V इक्वल्स टू आई आर है, अगर कैपेसिटर है तो V इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी था, और अगर इंडक्टर था तो V इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल था. तो सारे के सारे डिवाइसेस जो थे वो हमारे फॉलो कर रहे थे ओम्स लॉ को. तो हमारा कैपेसिटर, हमारा इंडक्टर, हमारा रेजिस्टर, ये सब कैसे होते हैं? पैसिव डिवाइसेस होते हैं. दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि ये एक्टिव डिवाइस मतलब पैसिव डिवाइस होता है वो सर्किट से पावर कंज्यूम करता है, उसके पास अपना कोई अलग से पावर सोर्स नहीं होता. लेकिन एक्टिव डिवाइस के पास अपना अलग से पावर सोर्स भी होता है, उसमें हम पावर सप्लाई भी करते हैं अलग से, ठीक है. तो ये हमारा एक्टिव डिवाइस. ये दो बेसिक डिफरेंस तो आप लोग याद रहने चाहिए. पहली चीज कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता एक्टिव डिवाइस, पैसिव डिवाइस करता है. दूसरी चीज, एक्टिव डिवाइस के पास अपना पावर सोर्स होता है, पैसिव डिवाइस के पास अपना पावर सोर्स नहीं होता, ठीक है. फिर एक्टिव डिवाइस के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, है ना. ये सारे के सारे कहाँ गया, वोल्टेज करंट सोर्सेज, ये सब हमारे एक्टिव डिवाइस है, ठीक है. और पैसिव डिवाइस वही अपना रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर. इसके अलावा फिर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पावर गेन, मतलब क्योंकि इसके पास अलग से पावर सोर्स है, एक तो सर्किट है, सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही है, और इसके पास अलग से पावर सोर्स है, तो ये इस पावर सोर्स से सर्किट में और पावर इनपुट दे सकता है ना. तो ये कैपेबल होता है प्रोवाइडिंग पावर गेन. कैन नॉट स्टोर द एनर्जी, एक्टिव कंपोनेंट हमारा एनर्जी स्टोर नहीं करता, लेकिन पैसिव कंपोनेंट कर सकता है, करता था ना. कैपेसिटर स्टोर करता था हमारा स्टैटिक चार्जेस की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता था, और इंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर रहा था, है ना. कैपेबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, ये कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोलिंग अलग से कोई वो ही नहीं है हमारे पास. कैन प्रोड्यूस एम्पलीफिकेशन, कैन नॉट प्रोड्यूस एम्पलीफिकेशन, ठीक है. हमारे ज्यादातर एक्टिव कंपोनेंट यूनिडायरेक्शनल होते हैं, पैसिव कंपोनेंट हमारे बाई डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन इस वाले पॉइंट को तुम लोग मत लिखना क्योंकि कुछ कुछ एक्टिव कंपोनेंट में हम लोग बाई डायरेक्शनल बना सकते हैं, ठीक है. चलिए फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. टाइप ऑफ सॉलिड मतलब कि हमारे पास एक मेटल होगा, एक कंडक्टर होगा और एक इंसुलेटर होगा. सॉरी 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 एक मेटल होगा, एक सेमीकंडक्टर होगा और एक इंसुलेटर होगा. मेटल को ही कंडक्टर भी कहते हैं, है ना, क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है. तो तीनों में क्या फर्क होता है? तीनों में फर्क होता है बैंड गैप का. किसका? बैंड गैप का. देखो जब भी कोई सॉलिड बनता है, जब भी कोई सॉलिड बनता है तो सॉलिड के अंदर जो उसके लास्ट ऑक्टेट के आखिरी जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो एटम को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है. ज्यादा एनर्जी मिल गई, जैसे ज्यादा अगर आजादी मिल जाए बच्चों को तो माँ बाप को भूल के निकल जाते हैं बाहर, सही है. तो वैसे ही जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन्स आखिरी ऑर्बिट में बहुत ज्यादा जब एटम्स करीब आते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि जॉइंट फैमिली में जो है बच्चे ज्यादा आजाद होते हैं क्योंकि घर वाले आपस में ही इतना बिजी रहते हैं कि लड़कों को मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कर रहे हैं लड़के आपस में खेल कूद रहे हैं अपना आराम से भागे फिर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें अम्मा अब्बा का पूरा ध्यान बच्चों के ऊपर होता है, कहाँ गया, कहाँ से आया, कौन कहा, कौन, समझ रहे हो? तो जब एटम्स बहुत ज्यादा करीब आते हैं तो करीब आने की वजह से उनका जो क्या कहते हैं उसको, वाइब्रेशंस होते हैं, अपनी जगह पर जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं. उसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी इतनी मिल जाती है कि वो अपना वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में जा सकते. कंडक्शन बैंड का मतलब ये है कि वो अपने एटम के पास नहीं रहते लेकिन मेटल में रहते हैं, जो पीस है आयरन का उसके अंदर रहेंगे लेकिन अपने एटम से दूर रहेंगे, मतलब अपने एटम से छोड़ के वो कहीं भी पूरे मेटल में कहीं पर भी घूमते रहेंगे, ठीक है. तो इसको उनको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कैसे कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं करंट के कंडक्शन. जो इलेक्ट्रॉन हमारा एटम से अटैच है वो फ्लो नहीं करेगा, जो ये फालतू घूम रहे हैं इधर उधर, समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी वायर के अंदर, ठीक है. तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं. क्यों बहुत ज्यादा होते हैं? क्योंकि उसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं, दोनों में कोई गैप ही नहीं, समझ रहे? जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी है वही हमारा कंडक्शन बैंड में भी चला जा रहा है, कोई आना जाना लगा रहता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लो. फिर होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में बैंड गैप थोड़ा ज्यादा होता है, मेटल में तो है ही नहीं, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा बैंड गैप होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल क्या मतलब 0 डिग्री केल्विन, अगर 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने एटम्स के पास रहेंगे और ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, जैसे इसका कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली हो. कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे के सारे वैलेंस बैंड में, तो अब कोई कंडक्शन नहीं होगा करंट का अगर हम इससे कराएंगे भी तो, ठीक है. लेकिन अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, एनर्जी मतलब थोड़ी सी हीट मिल जाए,
मेन तो हीट ही होती है ना, हीट से एनर्जी मिल जाती है। तो अगर थोड़ा सा ही गर्म हो जाए, थोड़ी सी हीट मिल जाए, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है और ये वैलेंस बैंड छोड़ के अपना चले जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह वर्क करते हैं, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा करंट को कंडक्ट करा सकते हैं। तो इनका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी जो होती है, दैट इज ईज ऑफ फ्लोइंग द करंट, ठीक है। तो उसका अपोजिट रेजिस्टेंस होता है कि अपोजिशन टू द करंट, ठीक है। तो क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इतना करंट नहीं फ्लो करा पाएगा जितना कंडक्शन मतलब हमारे मेटल्स करा पा रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा कम करंट, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। उसके बाद आते हैं हमारे इंसुलेटर। इंसुलेटर में बैंड गैप होता है बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन कोई नीचे से ऊपर जा ही ना पाए। देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा है कंडक्शन बैंड, यहाँ पे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को दिख रहे थे। तो इतना ज्यादा बैंड गैप होता है कि कोई नीचे से ऊपर जाएगा ही, ठीक है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो जल ही जाएगा वो। इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाला वैलेंस बैंड को छोड़ के जाए, वो मेटल का ही मतलब जो है इंसुलेटर का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात? इससे पहले कि लड़का हमारा घर छोड़ गया हम जहर खा के मर जाएंगे, वो वाली बात है। सही है। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा बैंड गैप होता है, इतनी एनर्जी हम उसको हीट करके भी प्रोवाइड नहीं करा सकते, बहुत मुश्किल चीजें रहती है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं कि अगर हम चाहेंगे तब भी इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, करंट फ्लो कराने के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती। सही है। चलो, तो उसके बाद आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। देखो इलेक्ट्रॉनिक सारा का सारा सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है, और बल्कि सेमीकंडक्टर में भी सिलिकॉन ज्यादा मेन पार्ट रखता है, लेकिन और भी सेमीकंडक्टर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा बेस सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे ही सारा इलेक्ट्रॉनिक्स टिका हुआ है, ठीक है। जितनी भी चिप्स होती हैं सब सेमीकंडक्टर्स के ही बनती है। तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक एकदम प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर की, कि बिल्कुल उसमें कोई और एटम नहीं है, मतलब 99.9997% प्योर सिलिकॉन जब हमारे पास होगा। इसको बनाने में बहुत खर्चा आता है, बहुत महंगी फाउंड्रीज लगती है, लेकिन वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। फिर एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में हम लोग डोपिंग ऐड करते हैं, चलो अभी उसकी बाद में बात करें। इंट्रिंसिक को देखो, इंट्रिंसिक में क्या होगा, हर देखो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है, तो उसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एटम ये चाहता है, आपने 12th में ये चीज पढ़ी होगी, 10th में भी, कि हर एटम ये चाहता है कि मेरे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए कैसे भी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वैलेंस बैंड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम से। तो यहाँ अगर तुम देखो तो हर सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ है, और उसने 4 सिलिकॉन एटम के साथ में बॉन्ड्स बना रखे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये कंडीशन होती है कि सारे बॉन्ड्स हमारे बने हुए हैं। लेकिन जैसे थोड़ी सी हीट मिलती है, बताया मैं, थोड़ी सी आजादी मिली, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, रहेगा लेटिस में ही रहेगा, मटेरियल में ही, लेकिन बॉन्ड से इसका ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे बॉन्ड में एक होल क्रिएट हो जाता है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल कहते हैं। किसे कहते हैं? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक होल जनरेट होगा और यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया हमारे पास। ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे बॉन्ड्स हमारे ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को कुछ कई मतलब काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें मिल जाते हैं कंडक्शन बैंड में। लेकिन जहां जहां से इलेक्ट्रॉन गया है वहां वहां होल भी क्रिएट हो जाएगा, तो ये होल एक एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह वर्क करता है। और हमारे पास वैलेंस बैंड में यहाँ पे होल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में ई प्लस लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा रहता है हमारे पास, ठीक है, बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से। तो ये गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि हर बार हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है वैसे उसके साथ एक होल भी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड दोनों बराबर होंगे, एंड विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू पी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड विल बी इक्वल टू पी। एंड क्या है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, और पी क्या है हमारा? नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, ठीक है। तो n इक्वल्स टू p होगा हमारे पास यहाँ इंट्रिंसिक के लिए, और इसको हम लोग कहते हैं ni, n इक्वल्स टू p इक्वल टू ni, ठीक है। फिर एक्सट्रिंसिक में क्या होगा? एक्सट्रिंसिक में हम लोग कोई पेंटावैलेंट या तो इंप्योरिटी ऐड करेंगे या ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। पेंटावैलेंट मतलब क्या? जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अब हमने 5 इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी यहाँ पे ऐड कर दी। जब हम 5 इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो 4 के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, अब इसके 8 पूरे हो गए, एक इसका फालतू बच गया, तो ये दे दे कि अच्छा जाओ तुम फ्री घूमो, तुम जो है करंट कंडक्ट करा लेना, सही है। ऐसे बहुत सारे, खैर छोड़ो, ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, तुम लोग फिर इधर उधर निकल जाते हो, ठीक है। तो 5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के साथ इसने बॉन्ड बनाया, 4 कोवेलेंट बॉन्ड पूरे हो गए,
और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, वो इसने डोनेट कर दिया कि ठीक है तुम फ्री फ्री हो जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम इस टाइप के इंप्योरिटी आइटम बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड बढ़ता रहेगा। समझ में आई बात? तो हमारे पास ये बन जाएगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। एन क्यों? एन फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमारा नेगेटिव होता है इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, ठीक है। तो क्या होगा, बार बार हम ये ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, ठीक है। उसकी वजह से ये हमें एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हमारे पास होल्स बहुत कम है। होल्स इसको जो ज्यादा होता है उसको हम लोग कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर। क्या कहते हैं? मेजॉरिटी कैरियर। तो हमारे कंडक्शन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन यानी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर है, और अब यहाँ पे होल्स बहुत थोड़े से हैं तो वो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास फिर पी टाइप का सेमीकंडक्टर। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे हम लोग, एक हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी। ट्राइवेलेंट का मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे बेचारे के पास, लेकिन हमने उसको फिट किया है सिलिकॉन की जगह, और यहाँ पे जो आदमी बैठेगा मतलब जो एटम बैठेगा उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो अब ये 4 बॉन्ड बना तो लेगा, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो ये क्या करेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कभी इसे दे देगा, कभी इसे दे देगा, कभी ऐसे रोटेट कराता रहेगा, जिससे कि आसपास वालों नाराज भी ना हो, कह रहे यार हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो वो सबको थोड़ा थोड़ा देर देके सेटिस्फाई भी कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि मेरे पास एक जगह खाली है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। तो एट अ टाइम हमेशा इसके पास एक जगह खाली रहेगी, चार चार में से, ठीक है, 4 बॉन्ड में से कहीं एक जगह इसके पास होल होगा, सही है। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, एक इंप्योरिटी हमने ऐड करी तो एक होल एक्स्ट्रा हमें मिला, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारी इंप्योरिटी अगर ऐड करेंगे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा होल मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। क्या होगा इसमें कि हमारे पास नंबर ऑफ होल्स जो है वैलेंस बैंड के अंदर होल्स बढ़ते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे जो है वो कम हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में से, ठीक है। तो उसकी वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन गए होल और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन गए इलेक्ट्रॉन, पी टाइप वाले में। पी फॉर पॉजिटिव, क्योंकि होल्स हमारा एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर कंसीडर करते हैं, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा और पी टाइप क्या होगा, ठीक है। ये दोनों कैसे सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें हम लोग इंप्योरिटी ऐड करके बनाते हैं, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एन टाइप का है जिसमें हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी थी, उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ गए। तो अब यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी कैरियर होल, ठीक है, इसमें पी टाइप एन टाइप में सॉरी। और पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब कभी कभी बाई चांस, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर उसने पूछ ही लिया कि बताओ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या फर्क है, तो जी ये फर्क है। इंट्रिंसिक हमारा प्योर फोर ग्रुप के एलिमेंट है, और एक्सट्रिंसिक में हमने डोपिंग कर रखी है, ग्रुप थर्ड या ग्रुप फिफ्थ वाले एलिमेंट हमने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं उसके अंदर। कनेक्टिविटी इज ओनली स्लाइट, मतलब लाइट, जिसको लेस कह सकते हैं, कनेक्टिविटी हमारी कम होती है, इसकी कनेक्टिविटी अच्छी खासी होती है क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऐड किए। कनेक्टिविटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वैसे वैसे और बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो हमें और चार्ज कैरियर मिलेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बॉन्ड जब ब्रेक। इसमें क्या होगा, इसमें ऑलरेडी हमारे पास चार्ज कैरियर अच्छे खासे हैं, तो अब अगर हम फर्दर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उसकी वजह से जो भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी तो चलने में प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रॉन को, उसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे मेटल में जो मेटल्स होते हैं ना हमारे, उसमें अगर आप किसी उसे गर्म करेंगे तो कनेक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, आप उसको गर्म करके इलेक्ट्रॉन का रास्ता रोक रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें भी जो इम्प्योरिटी है अगर हमने ज्यादा ऐड कर रखी है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है वो कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। अगर इम्प्योरिटी कम ऐड कर रखी है यानी कम इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो फिर ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन फिर जब और ज्यादा हो जाएगी तो फिर घटना शुरू हो जाएगी। बहरहाल द नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक मैंने बताया था एन इक्वल्स टू पी होता है, एक्सट्रिंसिक में ऐसा नहीं होता। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और पी टाइप में होल ज्यादा होंगे। ये चार भी आप लिख देंगे 5 मार्क्स आ जाएंगे, इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आया प्योर, मतलब वो वाली एन टाइप के मटेरियल का ये बैंडाइट, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर एन टाइप मटेरियल। हमने यहाँ पे लगाया आर्सेनिक, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा बच गया जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे गैलियम लगा दिया तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा जो इस बेचारे सिलिकॉन को चाहिए था, तो नहीं है, तो अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को घुमाता रहेगा आपस में, जिससे कि सबको थोड़ा थोड़ा देर मिलता रहे, ठीक है। तो ये हमारा पी टाइप का मटेरियल हो गया। फिर इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, ये सारे के सारे मैंने एक साथ बना दिए। मेन हमारे पास एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी कैरियर होल्स होंगे। पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर होल्स होंगे और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
ठीक है। पीएन जंक्शन, हाँ फिर आता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनेगा कि मान लो पीएन जंक्शन नाम जैसा है वैसा ही है कि एक पी टाइप का हमने सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा, दोनों को जोड़ दिया तो पीएन जंक्शन बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो तो, ठीक है। लेकिन होगा क्या एक्चुअली, एक्चुअली ये होगा कि इसके पास हमारे पास बहुत सारे क्या है, इसके पास बहुत सारे होल्स हैं। ये पॉजिटिव दिख रहा है पीपी, ये पी टाइप है ना, पी टाइप में बहुत सारे होल्स होंगे, होल्स मेजोरिटी कैरियर है। एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजोरिटी कैरियर। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये आके इस होल्स में बैठ जाएंगे, खाली जगह ना इलेक्ट्रॉन की खाली जगह, और ये पॉजिटिव चार्ज आयन की तरह काम कर रहा है तो इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा और ये आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। उसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा और यहाँ से होल खत्म हो जाएगा। होल क्या है, वैक्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब वहां इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा, होल खत्म हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो इस रीजन में ये बेचारे जो आयन थे उनके पास से, जो एटम्स थे हमारे, उनके पास से इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया। तो जब इसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। और इसके पास से होल चला गया यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया यानी नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आयन बचेंगे। ये इमोबाइल जो मटेरियल के जो लेटिस है, मतलब हमारा जो आयन्स हैं वो तो नहीं मूव कर सकते ना, इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर सकते हैं, एटम तो अपनी जगह वहीं रहेगा। तो ये इमोबाइल एटम्स हमारे पास बचेंगे, जो ये वाले हमारे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, एन टाइप वाले, एन टाइप वाले हमारे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया वहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो पी टाइप वाले यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आयन्स बचेंगे कुछ। तो ये एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। तो पीएन जंक्शन फॉर्म होने से क्या होगा, यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, जहां पे कोई डिप्लीशन रीजन मतलब यहाँ से चार्जेस डिप्लीट हो गए, अब कोई चार्ज कैरियर नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन बचे और नेगेटिव आयन बचे। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा, है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड चलता है नॉर्थ से साउथ, इलेक्ट्रिक फील्ड चलता था पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सही है। तो डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसको हम लोग बिल्ट इन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, वीबीआई से भी डिनोट करते हैं इसको, या नॉर्मल बैरियर पोटेंशियल कह सकते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक कैरियर करंट, और इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफ्यूजन, मेजॉरिटी कैरियर करंट। अब अगर हम देखें इसको, जैसे ये इस तरफ में इसका वो है क्या बोलते हैं डायरेक्शन है अगर इस फील्ड का, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बल्कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है मेजर माइनॉरिटी कैरियर्स जो थे इसके, टी कैरियर जो थे, इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह से इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और होल्स जो है डिफ्यूजन की वजह से ये भी इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो हमारा एक इस टाइप का डायग्राम आ जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये बहुत लंबी चीजें समझाने की नहीं है, बस तुम इतना याद रखो कि यहाँ पे बैरियर हमारा एक बन जाएगा। ठीक है, जो फर्दर यहाँ से किसी होल्स को इधर नहीं आने देगा। यहाँ पे एक बैरियर बन गया ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जहां पे वो पॉजिटिव चार्ज को धकेल रहा होगा। तो अब यहां से पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ धकेल रहा है, उसकी वजह से कोई भी होल अब इधर नहीं आ पा रहा, या इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जा पा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धकेलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ये धकेल रहा है, तो उसकी वजह से अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पा रहा। अब ये स्टेबल हो गया यहाँ पे, अब इतना रीजन हमारा बन गया, फर्दर और कोई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जाएगा और कोई भी ये रीजन ज्यादा या कम नहीं होगा। ठीक है, अब आती है डायोड। समझ में आ गया डायोड कैसे बन रहा है हमारा, इस टाइप से पीएन जंक्शन डायोड बना। इसका जो सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का वो आगे आ रहा होगा कहीं पे, अरे यार हद हो गई, मैंने बनाया नहीं, ये बना देता हूँ अभी। तो ये हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ये जिसमें ये वाला हमारा पी है और ये एन टर्मिनल है, इस टाइप का हमारे पास सिंबल रहता है डायोड। पता ही होगा आप लोग को, इतना तो जानते ही हो गया, बीएक्सी पढ़ लो, इनसे आने वाले हैं वैसे भी। ठीक है, उसके बाद फिर अब हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम इस पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करें या रिवर्स बायस करें। बायस किसे कहते हैं, बायसिंग कहते हैं वोल्टेज अप्लाई करना। ठीक है, कि हम किस तरह से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अपने डायोड के ऊपर। ठीक है, तो डायोड में कितने टर्मिनल है, दो टर्मिनल है, तो कैसे तुम कितने ही तरीके से इसमें वोल्टेज दे दो, 8-10 तरीके से तो दे नहीं पाओगे, है ना, दो ही टर्मिनल है तो दो ही काम कर सकते हो तुम, एक पे पॉजिटिव दो दूसरे पे नेगेटिव दे दो, या इस पे पॉजिटिव दे दो दूसरे वाले पे या फिर दूसरे पे पॉजिटिव दे दो पहले पे नेगेटिव दे दो, ये तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो बस यही दो काम करने हैं हमें। अगर पी में हमने पॉजिटिव दिया और एन में नेगेटिव दिया तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और अगर हमने पी में नेगेटिव दिया एन में पॉजिटिव दिया तो ये हमारा हो गया रिवर्स बायस। इतना तो बताया ही होगा टीचर ने तुम्हारे, झूठ मत बोलो, या तो तुम क्लास नहीं कर रहे हो या फिर तुम जो है वो क्लास में भी जाके सो।
कोई इतना तो कोई खराब टीचर नहीं है कि इतना भी ना बताए कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग को क्या करना है कि हमारा पॉजिटिव टाइप ऑफ बैटरी विल बी कनेक्टेड विद द P terminal and negative of battery will connect to the N type of semiconductor। ठीक, तो यहाँ पे हमने जैसे ये वाला फॉरवर्ड बाइसिंग का बना रखा है मैंने कि हमने P टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, N टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया। यहाँ पे जो ये सफेद वाले गोले हैं ये होल्स हैं और जो ये ब्राउन वाले गोले दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ P टाइप में हमने इसीलिए शो किया कि होल्स बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं N टाइप में, होल्स बहुत कम। और यहाँ पे हमारे पास बैरियर पोटेंशियल बना हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पे नेगेटिव आयंस है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बैटरी अब हमने लगाई यहाँ से इधर की तरफ, तो अब इसका जो फील्ड है वो इस तरफ है, फील्ड की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, है ना, और बैटरी का जो फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अब जब तक ये वाला ये जो ई है हमारा, ये इस वीबी से जो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ से इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आई बात? तो कम से कम हम लोग को जब तक E इज ग्रेटर देन VB नहीं है तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब ये होगा तभी करंट फ्लो हो पाएगी इधर से इधर की तरफ। समझ में आई बात? तो अब क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव दे रहे हैं तो P टाइप के चार्ज के इसको हम लोग थोड़ा सा एनर्जाइज करेंगे, तुम जाओ जाओ यहाँ से पुश कर रहे हैं। इधर हमने इसको नेगेटिव दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन को इधर से पुश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम के बाद इन दोनों के बीच में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो शुरू में क्या होगा, शुरू में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हमने यहाँ पे लगाया, मान लो इसका बैरियर पोटेंशियल 1 है या 2 है, मान 2 वोल्ट है, ठीक है, होता नहीं है अभी, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर इसका बैरियर पोटेंशियल 2 वोल्ट है, हमने यहाँ पे आधा वोल्ट लगाया, 1 वोल्ट लगाया, 1.5 वोल्ट लगाया, करंट नहीं फ्लो होगा। कह रहा नहीं भाई 2 वोल्ट कम से कम चाहिए, इतना ऊंचा तो कूदना ही पड़ेगा कम से कम, इतनी बड़ी दीवार है, अगर दीवार टाप के जाना है आपको किसी से मिलने के लिए तो उतनी ऊंची छलांग तो लगानी पड़ेगी जितनी ऊंची दीवार है। ठीक है, या कम से कम मतलब उससे ऊंची लगानी पड़ेगी। कम से कम यह है कि जितनी ऊंची दीवार है उतना ऊंचा भी कूदे तो दीवार पे चढ़ जाओगे, है ना? तो हो सकता है घिसट पिसट के पार कर लो दीवार, है ना। लेकिन अगर उसके बराबर भी नहीं लगा रहे तो तुम टकरा के दीवार से वापस आ जाओगे, नहीं जा पाओगे। तो सेम वे में अगर हम इसके बराबर भी पोटेंशियल लगाएंगे तो भी थोड़ी थोड़ी करंट हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे जब हम ज्यादा लगाएंगे तो फिर सीधे सीधे पार। ठीक है, तो अगर दीवार से ज्यादा आप कूद रहे तो फिर आप इजीली जा सकते हैं, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो वही काम होगा हमारे साथ फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, कि जब हम लोग वीन जो है वो वीबी से ज्यादा होगा तो करंट हमारी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो वीबी है, बैरियर पोटेंशियल, ये डिफरेंट डिफरेंट डायोड के डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अगर जर्मेनियम का डायोड है तो 0.3 होगा और सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 वोल्ट होगा। ठीक है, जर्मेनियम का है तो 0.3, सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्टेज। बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वोल्टेज रिपेल्स इलेक्ट्रॉन नियर टू द जंक्शन बाय गिविंग देम एनर्जी टू कंबाइन एंड क्रॉस ओवर विद द होल्स बीइंग पुश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द जंक्शन बाय द पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से होल्स को पुश मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा। ये नेगेटिव दरअसल वो आयंस दिखा रखे हैं, इमोबाइल आयंस जो, तो यहाँ से होल्स को पुश मिलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा, दोनों आके रिकम्बाइन हो जाएंगे और करंट फ्लो होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में। और अगर रिवर्स बायस है हमारे पास, ये था हमारा फॉरवर्ड बायस। अगर हमारे पास रिवर्स बायस, ये मैंने ऊपर वाला डायग्राम शायद थोड़ा सा वो रख दिया, तो अगर हमारे पास ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन है, ये रिवर्स बायसिंग की, और ये वाला भी रिवर्स बायसिंग का ही है ये वाला। ठीक है, ये गलती से बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअल है, ये फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव एन से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में अब पी जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है और पॉजिटिव हमारा वो एन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो अब इसकी इस कंडीशन में रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस में अगर ये हमारा माइनस है, ठीक है, एन वाला, अगर हम लोग ने जो ये पी टाइप था अब इसको हमने पॉजिटिव कर दिया और एन टाइप को हमने अब नेगेटिव कर दिया, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी एन टाइप को हमने पॉजिटिव कर दिया, पी टाइप को हमने नेगेटिव कर दिया, तो इसकी वजह से अब सब होल्स इधर की तरफ खींचने शुरू हो जाएंगे, और एन टाइप को हमने पॉजिटिव करा तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर की तरफ खींचने शुरू हो जाएंगे, तो ये बैरियर हमारा बढ़ जाएगा। जो क्योंकि चार्ज कैरियर यहाँ से हट जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो रहा था, दिख रहा है, यहाँ पे पास आ रहे थे ये दोनों, तो उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन हमारा कम हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने रिवर्स बाइसिंग कर रखी है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, इतना भी तुम लोग लिख दोगे रिवर्स बाइसिंग के बारे में तो काफी है, इससे कम भी लिखो तो भी चलेगा। इन दिस टाइप ऑफ बाइसिंग करंट फ्लो थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड इज zero. Do the leakage current due to minority charge carrier flow in the diode that can be measured in microampere. जब हमने इसको रिवर्स बाइसिंग में लगा रखा है तो अब कोई करंट मेजॉरिटी की वजह से फ्लो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि हमें याद है कि इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स भी थे, तो अगर मैंने इसको नेगेटिव किया है
तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो यहाँ से इधर की तरफ रिपेल होंगे, और यहाँ इसको पॉजिटिव किया, इसमें कुछ होल्स भी होंगे जो इधर की तरफ रिपेल होंगे, तो उनकी वजह से बहुत थोड़ी सी करंट हमारी फ्लो होगी, क्योंकि उनको बहुत सारा लंबा ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही आती है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉरवर्ड बायस में तो सिंपल है, एक जब तक हमारा फॉरवर्ड जो वोल्टेज है वो नहीं पहुंच जाता तब तक करंट हमारी फ्लो नहीं होगी, मतलब उसके आसपास नहीं पहुंच जाते। तो अगर उसके थोड़ा सा पहले से हमारी करंट धीरे धीरे थोड़ी सी फ्लो होना शुरू होगी, और उस वाले वोल्टेज के बाद एकदम डायरेक्टली एक्सपोनेंशियली हमारी करंट राइज कर जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा है, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल कर्व आपको पता ही कैसा होता है, वैसा होगा एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, रिवर्स में हल्की सी एक करंट फ्लो होगी। ठीक है, बहुत हल्की सी माइक्रो एम्पियर्स में ये करंट फ्लो हो रही होगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, आईआर रिवर्स से हम लोग रिवर्स करंट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ये करंट हमारी थोड़ी थोड़ी फ्लो हो रही होगी, कब तक, जब तक कि ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आता, और वो बहुत हाई होता है, मतलब ठीक है 50 वोल्ट के करीब, जब तो -50 वोल्ट नहीं आप लगा देंगे पी साइड पे, तब तक वो आएगा नहीं। तो नॉर्मली ये होता है कि बहुत माइनर सी करंट फ्लो होती है जो नेग्लिजिबल हम लोग समझते हैं, और उसको जीरो ही मान के चलते हैं, क्योंकि आइडियल डायोड का कॉन्सेप्ट ये है कि आइडियल डायोड में रिवर्स करंट बिल्कुल जीरो रहेगी, और फॉरवर्ड वोल्टेज जो है मतलब ये बिल्कुल जीरो रहेगा, फॉरवर्ड करंट हमारी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम लोग लेके चलते हैं इसका डायोड का पीस वाइज मॉडल हम लोग लेके चलते हैं। तो इसके 3 मॉडल होते हैं, एक मॉडल होता है ये वाला आइडियल वाला क्लोज ओपन स्विच वाला, एक मॉडल होता है ये, दूसरा मॉडल होता है हमारे पास कि हमने डायोड को रिप्लेस किया बैटरी के साथ, और इसके साथ में जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने कंसिडर कर लिया, जैसे जो इसका कितना वीबीआई जो भी होगा इसका बिल्ट इन पोटेंशियल वो हो गया, और इसका आरडी जो रेजिस्टेंस है डायोड का वो। तीसरा मॉडल ये होता है कि हम सिर्फ उसको ऐसे कंसिडर करते हैं बैटरी की तरह। ठीक है, कि हम लोग वीबीआई लिया सिर्फ इसमें, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ऐसे आएगी हमारे पास, ऐसे करके, इस वाले केस में कि हमने जो है यहाँ तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, और 0.7 के बाद जैसे हुआ तो एकदम से पूरी करंट अब इधर से फ्लो होना शुरू हो गई। इस वाले में कैसा होगा, इस वाले में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही रहेंगी, इसमें ऐसे करके फिर ऐसा हो जाता है, ये लाइन सीधी चली जाती है कि ठीक है, इस वी इन के बाद आपके पास सिर्फ आरडी जो डायोड रेजिस्टेंस है वो आपको डील करना है, तो ये ऐसे सीधी ऊपर की तरफ लाइट चली जाती है। और जो आइडियल डायोड होता है हमारा, उसमें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बिल्कुल सिंपल ऐसे रहती है कि ये जीरो के बाद फौरन ही ऑन हो जाएगा, और जीरो से पहले बिल्कुल ही ऑफ रहेगा, कोई रिवर्स सैचुरेशन करंट भी हमारी फ्लो नहीं होगी। इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक रहती है हमारे पास आइडियल डायोड की। तो आइडियल है, और ये प्रैक्टिकल है, और ये हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं सर्किट वाली, जो हम सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, एनालिसिस के लिए, एनालिटिकल कह सकते हैं इसको, एनालिसिस, यूज फॉर एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस में ये यूज करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं हमारे पर रेक्टिफायर। ये इसका लास्ट टॉपिक है क्या, नहीं रेक्टिफायर के बाद, अच्छा पी जंक्शन डायोड में ये रेक्टिफायर लास्ट है, इसके बाद बस स्पेशल फंक्शन डायोड्स बचेंगे। ठीक है, तो ठीक है अभी है टाइम हमारे पास। तो रेक्टिफायर क्या करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट होता है जो यूज होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आपके पास जितने भी एडेप्टर्स होते हैं, जितने भी चार्जर होते हैं, मोबाइल का चार्जर, आपका लैपटॉप का चार्जर, उन सब में रेक्टिफायर लगे होते हैं, क्योंकि हमारे जितने अप्लायंसेज हैं वो सब डीसी वोल्टेज पे वर्क करते हैं, और लेकिन जो घर में आ रही है वो एसी वोल्टेज आ रही है। ठीक है, घर में एसी के अप्लायंसेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डीसी पे वर्क करते हैं, बाकी अप्लायंसेज तो एसी पे भी वर्क करते हैं, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है, या ये है पंखा है, मिक्सी है, प्रेस है, ये सब एसी पे भी वर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सब डीसी पे वर्क कर रहे हैं, तो सबके लिए हमें एडेप्टर लगता है, चार्जर लगता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें रेक्टिफायर होता है, उसमें पहले एसी को पल्सेटिंग एसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे आरसी फिल्टर लगाते हैं, तो उसको पल्सेटिंग एसी को फिर हम एक प्योर डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर के बारे में अगर जनरल पूछता है रेक्टिफायर क्या है, तो ये लिखना है शुरुआत की 2 लाइन। रेक्टिफायर typically employs क्या है, रेक्टिफायर आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। इट टिपिकली एम्प्लॉयज वन और मोर पीएन जंक्शन डायोड, एक या उससे ज्यादा पीएन जंक्शन डायोड होंगे जो हम लोग यूज करते हैं एज अ वन वे वॉल, अलाउइंग करंट टू फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन। फिर इसके टाइप्स हैं, टाइप्स कितने, मेन 2 टाइप है, एक है हमारा हाफ वेव, दूसरा है हमारा फुल वेव। फुल वेव के 2 टाइप है, एक है हमारा फुल वेव सेंटर टाइप, दूसरा है हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, वही चारों तीनों जो टाइप के हैं वो हम लोग को यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का बिल्कुल सिंपल डायग्राम, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारे पास। ट्रांसफार्मर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कितने वोल्ट पे काम करते हैं, 15 वोल्ट पे, नॉर्मल 15 वोल्ट से नीचे, मतलब 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। ठीक है, और हमारे घर में जो एसी आ रही है उसकी जो वैल्यू है वो 230 वोल्ट है, तो वहां पे हमें ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा जो उसको कन्वर्ट करे 12 वोल्ट में, 15 वोल्ट में, है ना, 10 वोल्ट में, तो वो हमने ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है,
तो ये इसलिए देखा होगा ये वाली कॉइल ज्यादा बड़ी है, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कम है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न कम होंगे तो वोल्टेज कम मिलेगा हमको। ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया डायोड। तो अगर इसको हमारे पास जो एसी है, अभी तक पिछली बार तुमने पढ़ाई होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साइनसोइडल वेव हमारे पास इस टाइप की होती थी, है ना, ये हमारी साइनसोइडल वेव रहती थी। तो अगर हम इस वाले पॉजिटिव हाफ को कंसिडर करें तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये पी से पॉजिटिव मिल गया, यानी कि फॉरवर्ड बायस होगा करंट, तो इसकी वजह से यहाँ से करंट हमारी फ्लो होगी। तो ये वाला जो जीरो से ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पूरा का पूरा हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। समझ में आई बात? अब जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ये वाला जब हाफ साइकिल आएगा नेगेटिव वाला, तो अब ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव होगा तो अब नेगेटिव हमारा पी से कनेक्टेड और डायोड हमारा कंडक्ट करना कर देगा बंद। तो अब कोई करंट यहां से फ्लो नहीं हो सकती, डायोड उसको जाने नहीं देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें एक फ्लैट लाइन मिलेगी, मतलब कोई करंट नहीं मिलेगा, कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है वहां पे। ठीक है, वोल्टेज तो मिल रहा है, खैर करंट नहीं मिल रहा इसमें, डायोड में ना करंट जा रहा है ना और वोल्टेज मतलब डायोड पे, लेकिन करंट को ब्लॉक कर देगा ये, तो करंट हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आउटपुट हमारी जो डीसी वो ऐसा पल्सेटिंग आएगा कि पॉजिटिव हाफ में हमें मिलेगा पूरा साइकिल, और नेगेटिव वाला जो हमारा वो क्लिप हो जाएगा, वहां से कट जाएगा। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए आता है तो ये सर्किट, ये इनपुट और ये आउटपुट वेवफॉर्म जरूर बनानी है। ठीक है, इसके बाद फिर इसकी वर्किंग है जो मैंने अभी आपको बताया, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, बहुत 2 ही लाइन का है ये, मुश्किल से। ठीक है, लिख देना जरूर एग्जाम में। उसके बाद फिर फुल वेव रेक्टिफायर आता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में जो पहले हम लोग हाफ वेव के लिए कर रहे थे, एक साइकिल मिला था, अब हमें दोनों साइकिल चाहिए, इसलिए हमने लगाया फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमने क्या किया, हमने एक डायोड ऊपर लगा दिया, एक डायोड नीचे लगा दिया। सही है, अब क्या होगा, अब जब ये पॉजिटिव होगा, एक मिनट, जब ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये बीच में कॉमन है, ये समझ लो ग्राउंड की तरह, ये जीरो की तरह वर्क कर, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला डायोड ऑन होगा, और ये नेगेटिव है तो ये वाला डायोड ऑफ है, यानी कि ये वाला डायोड काम कर रहा है। तो यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ से होते हुए इधर की तरफ आ जाएगी। अब करंट की हम लोग जो आउटपुट ले रहे हैं वो इस लोड रेजिस्टेंस से ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग जो आउटपुट ले रहे थे लोड रेजिस्टेंस से ले रहे थे, तो करंट इसमें नीचे की तरफ जा रही थी और दूसरे हाफ साइकिल में करंट जाएगी नहीं थी। अब हम यहाँ अगर लोड रेजिस्टेंस को देखें तो करंट इसमें राइट टू लेफ्ट जा रही है, जब ये वाला डायोड ऑन है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद जब अगला हाफ साइकिल आया, अब ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। ठीक है, अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये वाला डायोड तो हो गया बंद, नेगेटिव पी से कनेक्टेड है तो बंद हो गया, और ये जो प्लस हुआ तो ये पी से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये ऑन हो गया अब डायोड। तो अब यहाँ से करंट जाएगी और करंट फिर से इधर की तरफ आ जाएगी। तो अगर तुम देखो तो दोनों हाफ साइकिल के लिए करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब हमें दोनों बार जो करंट है वो ऊपर की तरफ मिलेगी, और हमें दोनों जो हाफ साइकिल थे हमारे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, दोनों हमने कन्वर्ट कर लिए डीसी में। डीसी में क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि ये सिर्फ, वैसे तो ये डीसी नहीं है एग्जैक्ट, ये पल्सेटिंग डीसी है। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ डीसी, क्योंकि इसमें नेगेटिव कोई नहीं जा रहा, सिंपल एक ही तरफ दोनों जो साइकिल बनने हमारे वो एक ही तरफ बनने। सही है, तो सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको पल्सेटिंग डीसी कहते हैं, एसी नहीं कहते। ठीक है, इसके बाद ये वर्किंग है जो मैंने अभी बताया आपको, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, सेकंड उसमें क्या होगा, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाली पूरी फंक्शनिंग हो गई, और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाली फंक्शनिंग हो गई, जस्ट उसकी अपोजिट। वहाँ D1 ऑन था, यहाँ पे D2 ऑन है, और करंट दोनों कंडीशन में राइट टू लेफ्ट ही फ्लो कर रही है के अंदर, है ना। तो उसकी वजह से हर बार हमें इसमें जो करंट मिलेगी वो डायरेक्शन सेम मिलेगी लोड। तो अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं तो ये सर्किट, ये इनपुट और ये आउटपुट वेवफॉर्म जरूर होनी चाहिए आपके आंसर में। उसके बाद आया फिर ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, इसके साथ में प्रॉब्लम क्या थी, देखो फुल वेव रेक्टिफायर जो हम बना रहे हैं, इसके साथ में प्रॉब्लम ये, अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पे एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर हम लोग को लगाना पड़ रहा है। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है कि इस नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं, 2 इनपुट के 2 आउटपुट के, यानी 2 प्राइमरी के 2 सेकेंडरी के, है ना। तो अब इस वाले में लेकिन हमारे पास तुम देख लो 5 तार है, 2 यहाँ इनपुट पे और 3 आउटपुट पे हमें चाहिए। तो ये एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो और दूसरी बात है, अब हमें जब भी रेक्टिफायर बनाना है तो हमें एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए ही चाहिए यहाँ, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर हमें ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है कि हमने एक बार कन्वर्ट कर ली वोल्टेज, ठीक है, एक हमने कन्वर्ट करके चला दी पूरे सर्किट में, 15 वोल्ट की एसी चल रही है, 15 वोल्ट की एसी, एसी एयर कंडीशन वाला नहीं, एसी वोल्टेज भाई, 15 वोल्ट की एसी हमने दे दी पूरे सर्किट में। अब जहां जहां हमें उसको डीसी बनाना है, वहां वहां में हमने उसको ब्रिज रेक्टिफायर बनाया और वहां से डीसी लेकर के हमने दे दिया जिस भी डिवाइस को देना था। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर विद 4 डायोड। बस क्या हुआ कि हमें डायोड 2 की जगह 4 लगाने पड़ा। अब होगा क्या यहाँ पे, अगर आप इसमें देखें कंस्ट्रक्शन इसका, तो अब यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मर तो हमने लगाया है, लेकिन जरूरी नहीं है डायरेक्टली एसी भी सप्लाई दे सकते हैं हम लोग, बशर्ते कि वोल्टेज कम होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ से
ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव यानी ये वाला पॉजिटिव। अब ये वाला पॉजिटिव D4 के नेगेटिव एन से कनेक्टेड है, तो ये तो रिवर्स बायस होगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। D1 के पीछे कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये कंडक्ट करेगा, तो करंट आएगी इधर से इधर, आगे है हाँ, तो करंट आएगी हमारी इधर से इधर। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्टेज हमारा अब यहाँ आ गया, क्योंकि करंट इधर से इधर आ गया। अब इस पॉजिटिव पे जब वो आया तो ये एन से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव, तो ये भी बंद हो जाएगा, तो फिर करंट जाएगी इधर से इधर। और यहाँ आके देखेगी इसका पॉजिटिव पीछे कनेक्टेड है, इसका वाला ये भी ऑन हो जाएगा, तो करंट इधर से इधर जाके इधर आ जाएगी वापस। तो इस डायरेक्शन, इस कंडीशन में हमें आरएल में करंट राइट टू लेफ्ट मिल रही है, ठीक है। और दो डायोड हमारे ऑन है, D1 और D2 यहाँ से ऑन है, ठीक है। इसके बाद जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नीचे वाला पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला नेगेटिव होगा। अब करंट यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी तो ये देखा कि D2 तो ऑफ हो गया, इस बार D3 ऑन मिल गया, फिर यहाँ तक आई, फिर से करंट राइट टू लेफ्ट ही जा रही है आरएल में। यही मकसद है हमारा, करंट लोड रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए, तभी हमें पल्सेटिंग डीसी सही मिल पाएगा। उसके बाद इधर आई तो ये पॉजिटिव, ये पी से कनेक्टेड है तो D4 ऑन है, लेकिन यहाँ पे जब था तो पॉजिटिव एन से कनेक्टेड था तो D1 ऑफ था हमारा, तो इसलिए इस कंडीशन में D3 और D4 ऑन होंगे और करंट हमारी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। यही सेम चीज रिपीट होती रहेगी पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, और हमें जो है एक परफेक्टली ऐसा एक आउटपुट डीसी सिग्नल मिल जाएगा पल्सेटिंग डीसी में, ठीक है। अब बाई चांस अगर कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में, वैसे अभी तक 2019 के पैटर्न में मैंने बीजेडी के ऊपर कोई न्यूमेरिकल देखा नहीं, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आ जाए तो ये कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के, फुल वेव रेक्टिफायर के, जो कि हम लोग याद कर सकते हैं या जहन में रहना चाहिए, भले ही याद ना भी हो, थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान रहा, आसपास भी पहुंच गए तो टीचर मार्क्स दे देगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम पीक लोड करंट क्या होगी हमारी, तो मैक्सिमम पीक लोड करंट क्या होगी, जो हमारा सर्किट है इसमें डायोड लगा हुआ, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो पीक लोड करंट क्या होगी, इन सब का रेजिस्टेंस मिला देंगे और जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसको डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास पीक लोड करंट आ जाएगी। तो पीक वोल्टेज होता है हमारा Vm, उसको डिवाइड कर दिया हमने सोर्स रेजिस्टेंस, जो हमारा बैटरी मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है वो, और ये हमारा RF यानी फॉरवर्ड बाय डिवाइड डायोड का रेजिस्टेंस, और RL हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हो गया हमारे पास, यहाँ पे भी सेम रहेगा, क्योंकि एक बार में एक ही डायोड काम कर रहा है, यहाँ पे एक बार में दो डायोड काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो पीक वो है पीक करंट, वहां पे मैक्सिमम मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 2RF हो जाएगा, ए सिंगल RF की तरह, ठीक है। इसके अलावा फिर डीसी और एवरेज लोड, डीसी जहां भी आ रहा है इसका मतलब एवरेज पूछा जा रहा है वहां पे, और एसी जहां भी आ रहा है इसका मतलब आरएमएस वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो अगर एसी लोड करंट पूछ रहा है, ठीक है, एसी लोड करंट या एसी लोड वोल्टेज, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू फुल वेव वाले में तो वही Im/√2 ही रहेगी, Vm/√2, लेकिन हाफ वेव वाले में क्योंकि दोनों हाफ साइकिल नहीं है हमारे पास, एक ही हाफ साइकिल है, इसलिए Im/2 और Vm/2 हो जाएगा, ठीक है। पावर आउटपुट वही चीज देख लीजिएगा आप लोग, सिंपल सिंपल सी चीजें, बुक में भी आपके पास होगी ये टेबल, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नॉर्मली आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है इसका डायग्राम फुल वेव रेक्टिफायर का और हाफ वेव रेक्टिफायर का, और उसकी वर्किंग पूरी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है स्पेशल पर्पस डायोड्स। इस टॉपिक में भी तीन टॉपिक है हमारे पास, जेनर, लाइट एमिटिंग और फोटो डायोड। और नॉर्मल जो मैंने देखा है एग्जाम का पैटर्न, उसमें होता है कि जेनर डायोड तो आता ही आता है, और लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड, इन दोनों में से कोई एक आ जाता है, मतलब या ऑप्शन में निकल जाता है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो यही आपको करना है कि जेनर डायोड तो पूरा याद करके जाना है, और लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड में से कोई एक भी अगर आप कर लेंगे तो काम हो जाएगा, दोनों कर लो तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों के मैंने सर्किट सिंबल बना रखे हैं। जेनर डायोड में कुछ इस टाइप का सिंबल रहता है, ठीक है, एनोड मतलब ये P है, N है, और कुछ इस टाइप का सिंबल रहेगा बस, मतलब जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है उसमें दो डंडे इधर लगते हैं। एलईडी में हमें लाइट निकलती हुई दिखानी, तो दो एरो बाहर हम लोग दिखा देंगे कि यहाँ से लाइट निकल रही है, हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। फोटो डायोड में हम लोग लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो लाइट आती हुई हम लोग दिखाएंगे, जैसे इस एरो की डायरेक्शन यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, अंदर की तरफ एरो आ रही है, ठीक है। तो आता है हमारा जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जेनर डायोड हमारी हाईली डोप सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया है था अपने रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। जेनर डायोड फंक्शन सिमिलर टू रेगुलर डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस, अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, लेकिन रिवर्स बायस मोड में एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होती है, बहुत थोड़ी सी लीकेज करंट, जो नॉर्मली होती थी हमारी वही लीकेज करंट फ्लो होगी, लेकिन कब तक फ्लो होगी, जब तक वीजेड नहीं आएगा। यहाँ पे जो जेनर वोल्टेज है वो बहुत कम होता है, मैंने बताया था अभी ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा होता है डायोड का, 50 वोल्ट के आसपास रहता है, जैसे मैंने बताया था ये वाला। तो नॉर्मल डायोड को तो 50 वोल्ट का होता है, लेकिन जो जेनर डायोड होता है
वो उसमें हम लोग बहुत उसको ट्रिम करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाते हैं। तो 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट ऐसे मतलब हम लोग के पास जेनर डायोड्स रहते हैं। उसको जहां जैसी जरूरत होती है वहां हम लोग यूज कर लेते हैं। तो सबसे मेन एप्लीकेशन इसका ये है कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। As the reverse voltage increases and reaches the predetermined value of breakdown voltage Vz, high current begins to flow through the diode. जब यहाँ तक तो बहुत स्लो करंट फ्लो हो रही है, जैसे यहाँ आया इसके बाद से फिर करंट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसको हम लोग आईजेड मिन कहते हैं। आईजेड मिन उसको कहते हैं जिस करंट, जितनी करंट जरूरी है कि उतनी करंट तो फ्लो होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है। अगर उससे कम करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब अभी ब्रेकडाउन नहीं है और अभी नॉर्मल रिवर्स बायसिंग में चल रहा है। IZ max is the maximum Zener diode current the diode can remain in breakdown region. IZ max क्या है कि IZ max इसकी औकात है कि बस इतना तो झेल पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा करोगे तो डायोड क्या हो जाएगा, फूक जाएगा, उड़ जाएगा, फट जाएगा, जो भी हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा करंट नहीं झेल पाएगा। समझ में आई बात? तो आईजेड मैक्स हमारी मैक्सिमम करंट होती है, रेटिंग पे डिपेंड करता है कैसा डायोड है, कितना बड़ा हमने लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग आईजेड मैक्स हमारे पास गिवन होती है रेटिंग, ठीक है। As reverse voltage is increased, the current through the Zener diode will vary from IZ min to IZ max, but the voltage across diode is constant. यहां से यहां तक वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते आएंगे, यहां से करंट एक्स्ट्रा निकलता चला जाएगा, वोल्टेज नहीं बढ़ाएगा वो। But okay, the breakdown occurs in Zener diode is temporarily and diode can be reused again. ऐसा नहीं है कि एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो हम उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते। इसीलिए करंट लिमिटिंग फैक्टर है वहां पे आईजेड मिन और आईजेड मैक्स। अगर उनके बीच में करंट चल रही है तो दोबारा यूज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप आईजेड मैक्स से आगे निकल गए तो फिर जब फट ही गया तो उसको क्या दोबारा यूज करो, सही है। फिर इसमें ब्रेकडाउन मैकेनिज्म कभी कभी आते हैं एग्जाम में। तो दो टाइप के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होते हैं। एक तो हमारा ये जेनर वाला मैकेनिज्म। जेनर वाले मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो पुल है, मतलब हम जो बाहर से वोल्टेज लगा रहे हैं, ये क्या होता है ना, लिखा है हाईली डोप डिवाइस होता है। हाईली डोपिंग में क्या होगा, जब डोपिंग बहुत ज्यादा हो तो डिप्लीशन रीजन बहुत पतला हो जाता है। बहुत पतला होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए आसान है इसको क्रॉस करना। वैसे ऐसे टनल निकाल ली, पहाड़ था बहुत बड़ा, उसको कूद के जाने की बजाय उसके अंदर से घुस के चले गए, उस टाइप का मतलब कुछ अरेंजमेंट रहता है इसमें। तो क्या हुआ, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा अप्लाई हुई तो इलेक्ट्रॉन इधर से खींच रहे हैं, होल इधर से खींच रहे हैं, और बैरियर है बहुत पतला, तो क्या होगा, बैरियर को पेनिट्रेट कर देता है। तो वही जो वोल्टेज है, जेड जेनर वोल्टेज, वहां तक तो रुकते हैं। उसके बाद जब इतना ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है उसका कि अब वो खींच सकता है बैरियर के अंदर से भी, तो डिप्लीशन रीजन जो था वहां से चार्ज करे जब निकलना शुरू हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा हमारा डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। और बस हमें फिर करंट लिमिट करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करंट हो जाए डायोड फूक जाए, ठीक है। तो ये जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होता है। When the reverse bias voltage reaches a specific value, these electrons sneak through the barrier, allowing current to flow. It's like finding a hidden tunnel in the mountain that lets you cross the other side. ठीक है, कोई बहुत सी पहाड़ियों में आपने छुपी हुई सुरंग ढूंढ ली कि बस इससे सीधे निकल जाया करेंगे, उस टाइप का मामला होता है जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। एवलांच इफेक्ट में क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वोल्टेज की वजह से बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का पता, तो आपस में टक्कर मारते हुए चलते हैं सबके सब, है ना। तो कोलिजन उसका होता रहता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। लेकिन अब वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है कि जिस इलेक्ट्रॉन से टकराया वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था, ठीक है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसे भी फ्री कर दिया, और इतनी तेज टकराया कि वो भी निकल गया अपने उससे, सही है। जैसे कोई ऑर्बिट के चारों तरफ, कोई सन के चारों तरफ कोई प्लैनेट चक्कर काट रहा है, अब बाहर से एक कॉमेट आया और इतनी जोर से आके उसमें लगा कि उसको उसके ऑर्बिट से ही निकाल दिया। अब एक की जगह दो करने वाले हो गए, पहले एक कॉमेट ही सिर्फ जा रहा था सीधे सीधे अपना मतलब किसी भी डायरेक्शन में, अब वो जो प्लैनेट है वो भी जाएगा उसके साथ। तो सेम होता है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच कहाँ से लिया गया है, जैसे बर्फ फिसलती है, पहाड़ों पे से ऊपर से बर्फ फिसलनी शुरू हुई, तो जो फिसलने वाली बर्फ होती है वो नीचे वाली बर्फ को भी साथ में फिसलाती रहती है, और उसकी वजह से जैसे जैसे नीचे आती है बर्फ बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एवलांच। एवलांच हो गया, बर्फ का एवलांच हो गया, तो उसी एवलांच से लिया गया एवलांच ब्रेकडाउन। या बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब जो है एक दूसरे टकराते हैं, तो वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को भी और निकालते हैं, तो बढ़ती चली जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है, तो उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे कि बहुत ज्यादा करंट ना हो जाए और डिवाइस हमारा खराब ना हो जाए, ठीक है। तो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन हो गया और ये जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म हो गया। एप्लीकेशन का है जेनर डायोड का, वही वोल्टेज रेगुलेशन में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है, स्टेबलाइजिंग वोल्टेज लेवल इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड मीटर प्रोटेक्शन, सेफगार्डिंग सेंसिटिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उसमें हम जेनर डायोड लगा देते हैं जिससे कि उससे ज्यादा वोल्टेज उसको ना मिले और खराब ना हो। बाकी वेवफॉर्म कन्वर्जन, एसी टू डीसी कन्वर्जन में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्जन में कैसे यूज करते हैं कि जैसे हमने वहां से एक रेक्टिफायर लगाया, ठीक है, मतलब हमने ट्रांसफॉर्मर लगाया तो 12 वोल्ट हमें मिल गया, फिर हमने रेक्टिफायर लगाया तो पल्सेटिंग 12 वोल्ट या 11 वोल्ट हम लोग को मिल रहा है, और हमें चाहिए
कांस्टेंट 6 वोल्ट, तो हमने एक आरसी फिल्टर उसके साथ में लगाया तो 9 वोल्ट हो गया। फिर हमने आगे एक जेनर ब्रेकडाउन, जेनर जो है डायोड लगा दिया, जिसका रिवर्स बायसिंग में इसका वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो अब इससे हमें कांस्टेंट 6 वोल्ट डीसी सप्लाई हम लोग को मिलती रही, तो ये वेवफॉर्म कन्वर्जन में भी काम आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड बहुत अच्छा डायोड होता है, क्या बताएं, आजकल तो इसी की बूम, जहां देखो सब एलईडी लगी हुई है। इवन अब तो टीवीज में भी एलईडी आ रही है, मॉनिटर्स में भी एलईडी आ रही है, सारे लाइट ट्यूब बल्ब सब रिप्लेस हो गए एलईडी की वजह से। हो गए नहीं हो गए तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे नहीं हुए कि गाँव में रह रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, कॉलेज में तो रह रहे हो, तो कॉलेज में तो हो गए होंगे सब रिप्लेस ना। सब पुरानी कांच वाली ट्यूबलाइट हटा के अब सब नए बल्ब आ गए, एलईडी वाली ट्यूबलाइट आ रही है। सही है, फेंक के मार दो तो टूटेगी भी नहीं, कितना भी उसको गिरा लो। उसको हम सॉलिड स्टेट लाइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? एक लाइट एमिटर इज एन ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एमिट्स लाइट व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड। ये हमारा सिंपल पीएन जंक्शन डायोड टाइप का होता है। ठीक है, बस क्या होता है कि जैसे हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, ये जो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, देखो होता क्या है, मैंने आप लोग को बताया था शुरुआत में कि हमारे पास जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, उन दोनों में एक एनर्जी बैंड गैप होता है। मान लो ये हमारा वीबी है, ठीक है, और ये हमारा सीबी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे होल्स हैं। ठीक है, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस होल के अंदर गिरेगा, तो ये जो एनर्जी बैंड गैप है, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एनर्जी कैसे रिलीज करेगा? नॉर्मल डायोड में ये एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, क्योंकि इतना ज्यादा बैंड गैप होता नहीं। ठीक है, एलईडी वाले जो डायोड होते हैं हमारे, स्पेशल डायोड होते हैं, इस मटेरियल का बैंड गैप होता है ज्यादा, तो वो जो ज्यादा लाइट है ये एमिट करता है फोटॉन्स के फॉर्म में, बजाय हीट के फॉर्म में देने के लाइट की फॉर्म में एमिट कर देता है उसको। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया और यहाँ से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें पी टाइप वाले होल्स में आके गिर रहे हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, गिरते गिरते अपनी एनर्जी देंगे, निकालेंगे, और वो किस फॉर्म में निकालेंगे? लाइट की फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे लाइट मिल जाएगी। समझ में आई बात? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहे हैं, और अपनी जो एनर्जी बैंड गैप है उसके बराबर लाइट निकाल। अब लाइट की जो कलर है वो उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, लाइट का कलर उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। वेवलेंथ क्या होता है? वो भी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है ना, एच न्यू, न्यू जो है उसमें वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी है, और न्यू होता है 1 अपॉन लैम्डा, तो ई इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा हो जाता है। ठीक है, तो न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा होता है, जो भी है बराबर। तो हमारे पास न्यू इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा ही होता है। सही है, तो क्या बता रहा था यार मैं, क्या चल रही थी बात? हाँ, तो जैसे जैसे एनर्जी चेंज होगी वैसे वैसे लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मटेरियल चेंज कर दें, ठीक है, मटेरियल जैसे हम लोग चेंज करेंगे, बड़ा बैंड गैप लेंगे तो ब्लूइश लाइट मिलेगी, ब्लू, क्योंकि ब्लू की जो है एनर्जी ज्यादा होती है। छोटा बैंड गैप लेंगे तो रेडिश लाइट मिलेगी, क्योंकि रेड की एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर की एलईडीज बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बैंड गैप ऑफ दैट सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये समझ में आया लाइट कैसे आ रही है? क्योंकि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप में थे, वो वैलेंस बैंड के होल्स जो कि पी टाइप में थे, उनसे रिकम्बाइन करें, तो ऊपर से अब नीचे गिरेगा तो इतनी एनर्जी लाइट के फॉर्म में एमिट कर देगा। ठीक है, नॉर्मल डायोड में हीट के फॉर्म में एमिट कर देता है, इसलिए वहां लाइट नहीं निकल रही थी, यहाँ पे लाइट निकल रही है क्योंकि इसका बैंड गैप बड़ा। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ क्या है, अगर बाई चांस पूछे तो, अगर ये पूछता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलईडी, तब हमें लिखना है कि वो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, which means when electron cross the junction from the n-type material, the electron-hole recombination process produces some photon in the IR or visible in the process called electroluminescence. ठीक है, visible range लिख देना इसको, ज्यादा सही रहेगा, IR और visible range, RANGE। ठीक है, इस टाइप से। और ये डायग्राम्स जो तुम्हें समझ में आए बना देना, कोई ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम बना लेना कि ये सर्किट ऐसा होता है, रेजिस्टेंस के साथ एलईडी लगाते हैं, यहाँ से लाइट निकलती है। ठीक है, ये याद रहे तो बना लेना, वरना कोई बात नहीं। अगर ये बना दो तो पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ये बैंड डायग्राम आसान नहीं होता बनाना, थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में सिखाते हैं, सेकंड ईयर में नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोटोडायोड। ठीक है, चलो अच्छा है, 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगी वीडियो मोस्ट प्रोबेबली, या थोड़ा बहुत उससे आगे पीछे। तो फोटोडायोड में क्या होगा? फोटोडायोड हमारा सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसमें क्या होता है? डिप्लीशन रीजन इसका सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि अगर इस पर लाइट पड़ी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे, जैसे हीट से जनरेट हो रहे थे। तो हीट, जैसे हीट क्या एनर्जी है, और लाइट में भी हमारे पास एनर्जी है, तो अगर इसकी जो बैंड गैप है वो पड़ने वाली लाइट का जो एनर्जी है उसके बराबर है, सेम बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे। जो बैंड गैप है यहाँ पे, ये वाला बैंड गैप, अगर पड़ने, यहाँ से क्या हो रहा है, बैंड गैप के बराबर की लाइट निकल रही है, यहाँ पे अगर उसी बैंड गैप के बराबर की लाइट इसके ऊपर पड़ी
तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर देगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। अब बिल्ट इन पोटेंशियल जो था हमारे पास डिप्लीशन रीजन में, उसकी वजह से अपने आप इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव करना शुरू कर देंगे, होल्स हमारे इधर मूव करना शुरू कर देंगे। तो इसको हम लोग नॉर्मली रिवर्स बायस रीजन में यूज करते हैं। तो रिवर्स बायस रीजन में अगर हमने इसको लगाया डायोड को, तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे, उसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं फोटो डायोड को। वही चीज मैंने इसमें लिखी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अगर आपने ये डायोड का सिंबल बना दिया और ये वाला अगर आपने डायग्राम बना दिया कि इसकी वजह से हो रहा है, और ये वर्किंग लिख दी कि कैसे हमारा जो है वो काम करता है, ठीक है। और व्हेन नो लाइट इज अप्लाइड टू द रिवर्स बायस डायोड, इट इज कॉल्ड अ स्मॉल, it carries a small reverse current due to external voltage. This small electric current under the absence of light is called dark current. क्या कहते हैं इसको? डार्क करंट कहते हैं इसको। ये याद रखने की चीज है कि ये डार्क करंट होता है। इसके अलावा एक चीज जो रह गई, एक चीज जो रह गई यहाँ पर, कैसे रह गई मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यहाँ लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड का हमने डिफरेंस बता दिया। जो चीज रह गई वो थी हमारी बीजेटी एज एन एम्पलीफायर और उसके इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बीजेटी का। तो बीजेटी में हमारे, अच्छा वो तो अगली बार आएगा ना, हाँ ठीक है, वो तो सेकंड यूनिट में, ठीक है, कुछ नहीं रहा, सही है। ये हमारी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म हो गई, सब हो गया। फोटो डायोड और इसमें डिफरेंस सिंपल, उसमें लाइट निकलती है एलईडी में, फोटो डायोड में लाइट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल फोटो कंडक्शन है, ठीक है, या इसको फोटो एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं, फोटोनिक एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है। सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन होता है, इसमें गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड होता है, गैलियम नाइट्राइड भी लिख सकते हैं इसको। अब जो मॉडर्न एलईडी बनती है वो GaN की बनती है, गैलियम नाइट्राइड, ठीक है। इसके बाद फॉरवर्ड बाइसिंग मोड में काम करता है एलईडी, और ये हमारा रिवर्स बाइसिंग मोड में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें कोई लीकेज करंट नहीं है, इसमें अच्छी खासी लीकेज करंट रहती है। इंडिकेटर इन एसी सर्किट, अल्फा न्यूमेरिक, अच्छा एप्लीकेशन तो एलईडी के आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, और इसके अपना स्विचिंग वगैरह में, हाई स्पीड काउंटिंग वगैरह में, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो उसको दोबारा से देख लीजिए। एंड आई प्रे कि इसी में से पेपर आपका आ जाए, कम से कम फर्स्ट यूनिट देख ही लो, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, यानी 3 क्वेश्चन आते हैं। एक जो है जनरल टॉक पे, दूसरा हमारा पी एन जंक्शन डायोड या रेक्टिफायर्स पे, तीसरा हमारा स्पेशल फंक्शन डायोड जो हमारा फोटो डायोड, जेनर डायोड और एलईडी, ठीक है। इतना करके जाना, इस यूनिट के तो 15 मार्क्स आ जाएंगे। अगले यूनिट के 15 मार्क्स अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबाएं, इससे नेक्स्ट वीडियो आए तो तुम लोग को पता चल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।